अब हम भारत के तीसरे भौतिक प्रदेश भारतीय महामरुस्थल, जिसको आप थार का रेगिस्तान भी कहते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। भारतीय महामरुस्थल जिसको हम थार का रेगिस्तान भी कहते हैं, याद रखना, थार का रेगिस्तान। रेगिस्तान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में रेत आ जाती है, बिल्कुल सही है। दिमाग में रेत का मतलब दिमाग में रेत का पिक्चर आता है। ये देखिए, इसकी लोकेशन राजस्थान है। ये राजस्थान का जो पूरा पश्चिमी प्रदेश है, गुजरात का कुछ इलाका है, ये है तीसरा भौतिक प्रदेश जिसको आप कहते हैं महामरुस्थल या थार का रेगिस्तान। तो पहले यहां पे थे हम, फिर यहां आए और अब तीसरा यहां पे आ गए। देख लो, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय महामरुस्थल यह पश्चिमी भारत में स्थित है, जिसको थार का रेगिस्तान भी कहते हैं। तो यह भारत के कहां स्थित है? यह पश्चिमी भारत में स्थित है, पश्चिमी भारत में स्थित है थार का रेगिस्तान। इसकी विशेषता है कि ये बहुत गर्म रहता है, रेत है, तपती है, गर्मी ज्यादा है यहां पर। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है या रेतीला प्रदेश है। यह शुष्क मतलब सूखा, गर्म तथा रेतीला स्थान है या रेतीला प्रदेश है। इसकी विशेषता है, ध्यान रखना, अब जब रेत ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, पानी नहीं है, तो यहां पर कम वर्षा, यहां वर्षा कम होती है, और जहां पर वर्षा कम होगी बेटा, वहां पर वनस्पति बहुत कम, अर्थात वनस्पति न्यून है। न्यून मतलब कम मात्रा में, सब न्यून ही न्यून। फिर भी रेगिस्तान बहुत अच्छा लगता है। राजस्थान वीरों की भूमि है ना? आपने कई बार इतिहास में पढ़ा होगा। रेतीला प्रदेश थार का रेगिस्तान पश्चिमी भाग में स्थित। देखिए, थार का रेगिस्तान पश्चिमी भाग में स्थित है, शुष्क है, गर्म है और रेतीला प्रदेश है। वर्षा कम हो रही है, वनस्पति बहुत कम है। हाँ, आप सोच रहे हैं सर राजस्थान के, इसलिए राजस्थान का गुणगान कुछ ज्यादा कर रहे हैं ना भाई। अपनी जन्मभूमि किसको प्यारी नहीं होती? आपको भी अपना प्रदेश प्यारा है। चलिए टॉपिक पे लौटते हैं। महामरुस्थल तीसरा भाग, वर्षा कम होती है, वनस्पति कम है, शुष्क है, गर्म है, रेतीला प्रदेश है, थार का रेगिस्तान, महामरुस्थल, कुछ भी कह दीजिए। इसका अधिकांश भाग पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। ये जो महामरुस्थल है, इसका अधिकांश भाग, इसका अधिकांश भाग कहां स्थित है? पश्चिमी राजस्थान में। इसका अधिकांश भाग पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हो गया। अब हम चौथे की बात करें, प्रायद्वीपीय पठार। देखो बेटा, जब आप यहां से नीचे आएंगे इस तरह से, है ना, ये तो पूरा नक्शा ही बन गया, बाकी क्या रहा। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये चौथा भाग है, यहां पर इसकी आकृति त्रिभुज जैसी है, इस तरह से ये त्रिभुजाकार है। अगर संरचना की दृष्टि से देखें हम, पूरे भारत में अगर संरचना की दृष्टि से देखें, चाहे आप डेजर्ट को ले ले, चाहे हिमालय रेंज को ले ले, चाहे गंगा नदी को ले ले, ब्रह्मपुत्र को ले ले, या फिर यहां पर अरावली रेंज है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर, उसको ले लें। लेकिन रचना की दृष्टि से अगर सबसे पहला निर्माण किसी का हुआ तो वो है दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय पठार का। बताता हूं मैं इसको। भारतीय महामरुस्थल के बाद में अब हम चौथे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। उस चौथे पार्ट का नाम है प्रायद्वीपीय पठार। ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, उत्तर के मैदान, ये जो मैदानी प्रदेश है उत्तर का, उसके दक्षिण में
तो शुरुआत हम ये करेंगे कि उत्तर के मैदान या उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित क्या? प्रायद्वीपीय पठार। देखिए ये मैदानी प्रदेश था, इसके दक्षिण में आगे आई। आगे चलते हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। आकृति मैंने आपको बता दी, दो पठारी प्रदेश है, आकृति इसकी त्रिभुजाकार है। ऐसे कई बार प्रश्न पूछते हैं, आपको त्रिभुजाकार याद रखना है। इसके बाद में ये जो पठारी क्षेत्र है तो वहां पे खनिज ज्यादा होता है, तो खनन की दृष्टि से ये भारत का सबसे रचना की दृष्टि से, खनिज की बात बाद में करेंगे हम, पहले इसकी संरचना देख लेते हैं। तो रचना, इसके निर्माण का जो काल था, रचना की दृष्टि से यह भारत का सबसे प्राचीन भाग है, याद रखना। मैंने आपको बताया था सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना भाग है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, अरावली ले लो, चाहे हिमालय ले लो, कुछ भी ले लो, सबसे पुराना ये है दक्कन का पठार। उसके बाद में अरावली आती है। तो अरावली का भी हम यहां जिक्र करते हैं कि इसके उत्तर पश्चिम मतलब इस पठारी भाग के इसके उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम कहां है मैं बताता हूं। इसके उत्तर पश्चिम में विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली, याद रखना आप, राजस्थान के अंदर सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली स्थित है। अरावली का नाम आते ही आप कहोगे सर मैं तो अरावली हाउस में हूं, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। कोई शिवालिक में है, कोई अरावली में। अब नीलगिरी राई या उदयगिरी बाकी नहीं बताएंगे बाद में। उत्तर पश्चिम ये रहा, इसका उत्तर ये, इसका पश्चिम ये। तो ये जो रेंज है माउंटेन रेंज अरावली, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये पालनपुर, खेड़ब्रह्मा, गुजरात से लगा करके ठेठ दिल्ली तक जाती है, लेकिन इसका ज्यादातर जो भाग है वो राजस्थान में स्थित है। तो वापस देखिए, हाँ अब आगे चलते हैं इसको। ये खनिज की दृष्टि से बहुत संपन्न है, यहाँ पर बहुत सारे खनिज मिलती है। क्योंकि पठारी क्षेत्र जो होते हैं ना, वास्तव में पठारों में खनिज, जैसे भारत के अंदर छोटा नागपुर का पठार ले लीजिए झारखंड में, तो झारखंड में सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं। तो यहाँ पर भी जो खनिज है उसकी बहुतायत है, खनिज की जो मात्रा है यहाँ पर ज्यादा है। तो इस तो पठार है, पठार में खनिज जैसे कोयला है ना, ये लो अयस्क है, ये ज्यादा मिलते हैं। तो पठार में खनिज जिसमें कोयला, लोहा, जिसको आप लो अयस्क बोलते हैं, चूंकि जमीन में होता है तो अयस्क कहेंगे उसको, आदि के भंडार हैं। ये हो गया आपके चौथा प्रायद्वीपीय पठार। देखिए क्या है इसकी विशेषता। इसको दक्षिण का पठार कहते हैं, दक्कन का पठार इसका अन्य नाम है। ये उत्तर के मैदान के दक्षिण में स्थित है। यहां पर मैंने आपको बताया था उत्तरी मैदान था, लेकिन मैदान ये नर्मदा और तापी तो यहां पर स्थित है। उसके बाद में इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। रचना की दृष्टि से भारत का सबसे पुराना भाग, याद रखना, सबसे प्राचीन। उसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला मैंने आपको बता दी, और यहां पर खनिज अधिक मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोयला और लोह अयस्क। यह है बेटा चौथा पार्ट। हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन। 4 भाग हम पढ़ चुके हैं, अब हम 5वें भाग की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। प्रायद्वीपीय पठार के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और 5वां तटीय मैदानी क्षेत्र भारत का भौतिक विभाजन, उसको समझते हैं। मानचित्र में आपको तटीय प्रदेश दिख रहे हैं, एक ये और दूसरा ये पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट।
बस इसी से आपको समझना है। एक पूर्वी घाट, एक पश्चिमी घाट। तटीय मैदानी क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया है। जो पश्चिमी भाग है उसको पश्चिमी घाट या पश्चिमी तटीय मैदान, और दूसरा है पूर्व दिशा वाला पूर्वी घाट, जो मैंने आपको चित्र में बता दिया। दोनों आपको नजर आ रहे हैं, समझना है इसको। जो पश्चिमी घाट है या जो पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी घाट को सहयात्री के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपने सुना होगा। तो सहयाद्री किसका नाम है? पश्चिमी तटीय मैदान का नाम है। तट पर जो मैदानी भाग है जहां पे उपजाऊपन है, ये जो तटीय मैदान है पश्चिम वाला, ये काफी संकरा है, ध्यान रखना आप। पश्चिमी जो घाट है वो काफी संकरा है, विस्तारित नहीं है, ये संकरा भाग है। जो पूर्वी भाग है वो पापा एक मुझे नींद आ रही है, मैं बाहर चला जाऊं? जा जा जा। सो जा। जो पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट देखिए उसका विस्तार एक समान नहीं है। पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो एक समान नहीं है। विस्तार एक समान न होकर यह कटा फटा है। ये देखिए पूर्वी घाट जो है उसका अगर लोकेशन, अगर मैं आपको ये इस तरह से चित्र में भी आपकी किताब में चित्र दिया है, इसका विस्तार एक समान है। और यहां पर जो ये भाग में नदियां बहती है वो सारी की सारी ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहां पर बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं यहां पर, जो कि प्रायद्वीपीय पठार में और इन तटीय मैदानों में बहती हैं। कुछ नदियों के नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार। तो ये नदियों के नाम आपको याद, ये सारी नदियां कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं सारी। अरब सागर में आपको पता ही नर्मदा और तापी दो नदियां गिरती हैं। तो देखिए तटीय जो मैदानी भाग है उसको दो भागों में बांटा गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जो उसको सहयाद्री कहते हैं, और ये कटा फटा नहीं है ना, जिसको हम कह सकते हैं एक समान है। लेकिन जो पूर्वी का, लेकिन काफी संकरा है। लेकिन पूर्वी घाट देखिए उसका विस्तार एक समान न होकर के कटा फटा है। कुछ नदियों के नाम है, ये पूर्वी घाट है। तो ये था पांचवा आपका भौतिक प्रदेश। अब हम छठे भौतिक प्रदेश की ओर बढ़ेंगे, वो है द्वीप समूह। देखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं।